बच्चे अभी हमने पढ़ा था कि महादेव जी जो थे वो गांधी जी की जितनी भी यात्राएं हो रही थी, लोगों से मुलाकातें हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उन सबका वो एक वीकली ब्यौरा तैयार करते थे ताकि न्यूज़पेपर में छाप सके, क्योंकि जो पेपर आता था उनका वो तो वीकली वाला था ना। तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उनका काम क्या था कि देश विदेश के जितने भी अग्रगण्य यानी कि जिनकी गिनती एकदम टॉप में आती है ऐसे समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर, यानी कि वो समाचार पत्र आंखों में तेल डालकर मुहावरा है कि इतनी बारीकी से सामने वाले की गलतियों को ढूंढने की कोशिश करना, भी ऐसे करते काम की बस उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करते थे। तो उन सबकी गतिविधियों को डेली वो देखा करते थे बाहर वाले जो न्यूज़पेपर वाले हैं, और उनके ऊपर बराबर टीका टिप्पणी करते थे, यानी कि कमेंट भी करते थे बराबर। अब अच्छा दिया हुआ है आड़े हाथों लेने वाले, यानी कि मुहावरा ये भी भला बुरा कहना, यानी कि जो उनके बारे में खरी खोटी सुना रहे हैं उनको बुरा कहते थे, वो भी लेख जो थे वो समय समय पर वो उनका काम था लिखना, जो सामने से उनकी बुराई कर रहे हैं। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई और ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार परंपराओं की को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो वो लिख रहे हैं तो वो कोई रूल भी नहीं तोड़ रहे थे। ठीक है, उनका जो कॉलम छपता था, आर्टिकल जो पेपर में आता था, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं था, इतने ढंग से वो उसको पेश करते थे, कोई मतलब कोई सामने वाला चाह कर भी उसके अंदर से गलती नहीं निकाल सकता था, ऐसा उनका तरीका था। फिर वो कह रहे हैं कि कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी, जो भी उनके एक तरह से कॉम्पिटिटर हो गए ना, विरोधी हो गए, कितने ही कट्टर थे, तो वो उनके साथ भी पूरी सत्य और निष्ठा के साथ, यानी कि वो कभी भी किसी की यूं ही बुराई नहीं करते थे। ठीक है, जो चीज सही है मतलब सही है। तो आज के समय में तो क्या हो रहा है, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, झूठे भी लगा रहे हैं, तो वो वैसा नहीं करते थे, अपने विरोधियों के मतलब सत्य से काम लेते थे। और फिर उससे उत्पन्न होने वाला विनय विवेक युक्त विवाद, मतलब अब अगर सामने वाले ने सच बोला है कॉम्पिटिटर को, तो बुरा तो उसको लगेगा, उसके अंदर की जो भी गलती होएगी, तो उनके साथ जो भी विवाद होता था, झगड़ा होता था, उसको भी वो मतलब ढंग से पेश करते थे। कैसे गांधी जी की तालीम में इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचारों के बीच, यानी कि गांधी जी ने उनको इतनी अच्छी तालीम दी थी, शिक्षा दी थी कि वो उनसे फालतू की मतलब बकवास भी नहीं करना, ठीक है, बराबर विवाद तर्क वितर्क करना, और कोई झूठ भी नहीं बोलना। गांधी जी वैसे भी सत्य और अहिंसा के ही पुजारी थे, तो वो किसी को क्या सिखाएंगे ऐसा। तो फिर वो कह रहे कि पूरे देश विदेश में जितने भी समाचार पत्र थे जो दुनिया भर में छपते थे, जिनमें से एक है एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच में भी व्यक्तिगत रूप से, यानी कि पर्सनल रूप से सबको मतलब कि एमडी का सबको लाडला बना दिया था, यानी कि इन सब इतनी सारी क्वालिटी महादेव जी के अंदर थी, एमडी यानी कि महादेव देसाई, तो इन सब क्वालिटी की वजह से वो सबके लाडले से बन गए थे। ठीक है, थी बहुत सारी क्वालिटी। आपका ये क्वेश्चन भी आएगा कि वो कैसे सबके लाडले बन गए, तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा बच्चे उसके अंदर। ठीक, आगे है गांधी जी के पास आने वाले से पहले वो एक विद्यार्थी, जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में थे, तब महादेव जी जो थे वो सरकार के एक अनुवाद विभाग में जॉब करते थे। अनुवाद का मतलब होता है जहां ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, किताबों का ट्रांसलेट करते थे, उसमें जॉब करते थे, जहां पर उनके जो खास दोस्त थे जिनका नाम है नरहरि भाई। ठीक, दोनों साथ साथ वकालत भी पढ़ रहे थे, एलएलबी की डिग्री भी ले रहे थे, दोनों ने ही अहमदाबाद में वकालत एक साथ स्टार्ट किया था। फिर वो कह रहे हैं लेकिन इस पेशे में आमतौर पर होता क्या है, वकालत में होता क्या है, सफेद को स्याह और स्याह को सफेद करना होता है, यानी कि सफेद यानी कि सत्य सच, और स्याह यानी कि झूठ, मतलब झूठ को हमें सच साबित करना है और सच को झूठ करना है। हर बार हर केस में ऐसा नहीं होता ना कि आप हमेशा सच का साथ देंगे, जो भी क्लाइंट आए आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो वो कह रहे हैं कि साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध था ही नहीं, और ये वैसे भी संस्कारी पर्सन थे। ठीक है, उनके लिए एक तरह से ये जो पेशा था वो अगेंस्ट जैसा था, क्योंकि इसके और साहित्य यानी कि वो साहित्य बहुत पढ़ते थे, उस चीज में उनको इंटरेस्ट था। लेकिन दोनों जो थे उस समय, दोनों कौन, महादेव जी और नरहरि, उनके जो दोस्त हैं, दोनों के दोनों टैगोर और शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना उन्होंने शुरू कर दिया था।
ये दोनों जो साहित्य लिखा करते थे, बड़े बड़े नाम जानते होंगे ना, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, तो ये साहित्य लिखा करते थे। तो ये उनके साहित्य को बहुत पढ़ते रहते थे, उलटना पुलटना यानी कि बहुत पढ़ते थे। तो वो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा के ऊपर जो टैगोर जी ने लिखी था, विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका को, और फिर शरद बाबू की कहानियां आदि, इन सब का उन्होंने अनुवाद किया। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया था। और उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है, यानी कि उस समय जो इतने बड़े बड़े उन्होंने साहित्य लिखे हैं, तो ये उनके केवल अनुवाद कर रहे थे, उनको इंटरेस्ट ही उसी में था। ठीक है, हालांकि वकालत पढ़ा जरूर था, लेकिन वो जो पेशे में जो चीज, वो जो सच झूठ वाली बात आ गई ना, वो झूठ का साथ देना ही नहीं चाहते थे, ऐसा उनके संस्कारों में ही नहीं था। क्लियर? यहाँ बच्चे आप ये पढ़ेंगे, जो उनके अंदर एक और सबसे बड़ी क्वालिटी थी, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लिखते थे, चाह कर भी कोई उनके अंदर से गलती नहीं निकाल सकता था, भले ही कितनी स्पीड से लिख रहे हो। ये उनकी खास बात थी। वो कह रहे कि पूरे भारत में उनके अक्षरों जैसा कोई सानी नहीं था, यानी कि कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, उनके जैसा कोई लिख ही नहीं सकता था। और वाइसराय, ये एक पोस्ट थी अंग्रेजों के टाइम, तो वहां पर जितने भी लेख जाते थे, जो गांधी जी के नाम से वहां पर जो भी पत्र जाते थे, तो वो हमेशा महादेव ही लिखा करते थे। ठीक, और उनके पत्रों को जब देखा जाता था ना, वहां के बैठे लोग जब इनके पत्र देखते थे, तो भले ही दिल्ली और शिमला में बैठे हुए जितने भी वाइसराय, सब लंबी लंबी सांसें लेते थे, यानी कि वो चौंक जाते थे कि ये क्या है, क्योंकि उनका लिखा हुआ ऐसे होता था जैसे कि समझ लीजिए कंप्यूटर, आज कंप्यूटर है, पहले तो टाइपराइटर मशीन होती थी, ऐसा लगता कि टाइप करके निकाला हो, और एक भी जरा सी भी मात्रा की भी गलती नहीं निकलती थी वहां। तो वो कह रहे हैं कि भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत का बहुत राज था, तो वो कह रहे हैं कि जो सल्तनत के छोटे बादशाह को भी, यानी कि उस समय जो भी हमारे देश पर राज कर रहा था, वो भी यही चाहता था कि गांधी जी के पास जैसा सेक्रेटरी है ना, तो वो बड़े ही खुश नवीश, यानी कि बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखने वाला लेखक है। वो चाहते थे कि काश उनके पास भी कुछ वैसा ही बंदा होता जो इतना सुंदर लिखता। लेकिन बड़े बड़े सिविलियन, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, मतलब जितने भी गवर्नर थे उस समय, सब यही चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश सर्विस में काम करते थे लोग, कि महादेव के जैसा अक्षर लिखने वाला, मतलब उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, भले ही दुनिया भर में कितना ही खोज ले। और जो उनको पढ़ता था ना, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता था, यानी कि एक तरह से उनका कायल सा हो जाता था, है ना। और उनके लिखने के क्या था, शुद्ध और सुंदर लेखन। शुद्ध बहुत था, मैंने जैसे बताया, आप उसमें से गलती नहीं निकाल सकते, और सुंदर बहुत लिखते थे, हैंडराइटिंग सुंदर बहुत थी। फिर उनके हाथों से जितने भी लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी जो भी व्याख्या कर रहे हैं, जिन भी चीजों के बारे में व्याख्यान उनके, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, मतलब लोग जो उनसे मिलने आते थे, जो भी बातचीत आपस में हो रही है वो भी लिखी जाती थी। वार्तालापों के ऊपर की गई टिप्पणियां, मीन्स जो भी बातचीत हुई है उसके बाद जो टिप्पणी है, इट मीन्स कंक्लूजन जो निकाला गया है, सब कुछ जितनी भी बातें होती थी फुल स्केप के चौथाई, यानी कि एक बड़े से रजिस्टर के ऊपर, वहां एक मोटी अभ्यास पुस्तकों में लिखी जाती थी, लंबी लिखावट के साथ, और जेट की सी स्पीड, जेट यानी कि एक जैसे जेट चलता है ना, उड़ता है हवाई जहाज, उतनी स्पीड से लिखते थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो शॉर्ट हैंड जानते ही नहीं थे। अब शॉर्ट हैंड क्या है बच्चे, पहले के टाइम में क्या होता था, एक तरह से कोड लैंग्वेज है ये। ठीक, मान लीजिए एक बॉस है, वो अपने सेक्रेटरी को कुछ बोल रहा है एक लेटर लिखने के लिए, वो फटाफट बोलते हैं, और उसके अंदर इतनी स्पीड नहीं होती कि वो पूरा का पूरा लेटर जो बॉस ने बोला है सेम टू सेम फटाफट पूरा लिख दे, नहीं लिखा जाता ना। तो उनके पास कोड वर्ड्स होते हैं, मतलब हर वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि कोड वर्ड हो गया, अभी इसको ये कहते हैं, ताकि वो लेटर कंप्लीट हो जाए और बॉस को दोबारा पूछना भी नहीं पड़े उन्हें। ठीक, तो उसको शॉर्ट एंड एक लैंग्वेज है एक तरह से, जैसे आप अभी कंप्यूटर में जावा, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो पहले के टाइम में शॉर्ट एंड थी, आजकल तो कोई सीखता ही नहीं है, पहले ये बहुत जरूरी होती थी। तो वो कह रहे हैं कि वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को जानते भी नहीं थे। अगर गांधी जी कोई किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी बातचीत को तुरंत उसी समय वो पूरी बातचीत लिखते थे। हालांकि गांधी जी बातचीत को रिपीट थोड़ी करेंगे अगर उनका कुछ बीच में स्किप हो जाएगा, पूरी लिखते थे, कहीं उनका कुछ छूटता नहीं था, कहीं उनमें से कोई गलती भी नहीं निकाल सकता था, इतनी अच्छी थी उनकी। ठीक है,
समझ में आया? अब वो कह रहे जितने भी बड़े बड़े देशी विदेशी लोग उनसे मिलने आते थे, पॉलिटिशियंस, जितने भी बड़े बड़े समाचार पत्रों के वो जो होते हैं ना, मीडिया के बंदे हो गए, प्रतिनिधि मतलब उनके जो बड़े बड़े बंदे हैं समाचार पत्रों के, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जो संचालक है, मतलब इंटरनेशनल वहां के जो चलाने वाले लोग हैं, पादरी, फादर बोला मैंने भी, ग्रंथकार, जितने भी गांधी जी से मिलने के लिए आते थे, उनसे ये लोग जो होते थे ना, वो खुद या फिर इनके जितने भी साथी लोग होते थे, जब गांधी जी के साथ जो भी बातचीत हो रही होती है ना, उसको वो शॉर्ट एंड लैंग्वेज में ही लिखते थे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, क्योंकि वो फटाफट में पूरा का पूरा छूट नहीं जाए इस हिसाब से। लेकिन एक महादेव जी ऐसे थे जो कोने में बैठकर सेम बातचीत को अपनी सारी लंबी लिखावट के साथ पूरी चर्चा को वन टाइम में ही लिख देते थे। और मुलाकात में जितने भी लोग आते थे, जब अब उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिखा है, फिर बाद में वो उसको टाइप भी करेंगे ना, पूरा का पूरा तैयार करेंगे भी उन्होंने जो जो बात बोली, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो आप कहीं किसी को पेश नहीं कर सकते ना। और जब वो टाइप करके लेकर आते थे और गांधी जी को वो ओके करवाने जाते थे भी जो आपने बोला हमने लिखा है सब सही तो है ना, भी कहीं कुछ हमने उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, जो भी है। तो तब वो कह रहे हैं कि उनके अंदर फिर भी, हालांकि पहले उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिखा, फिर बाद में टाइप करके लिखा, जब वो गांधी जी से ओके करवाते थे तब उसमें फिर भी कुछ ना कुछ गलती, भूलें निकल आती थी, खामियां, गलतियां निकल आती थी। तो लेकिन महादेव जी कैसे थे, उनकी डायरी को जब आप चेक कर लो तो उनकी जो नोट बही होती थी, जो वन टाइम में ही लिख रहे हैं, दो टाइम में भी नहीं, तो उसमें मजाल है कि कोमा मात्र की भी गलती निकल आई, यानी कि वो कोमा तक भी साथ साथ कंटिन्यू लिखते थे, बिल्कुल भी गलती नहीं निकाल सकता था कोई। तब गांधी जी उनके बारे में कहते थे कि उन लोगों से कहते थे भी तुम अपने लिखे हुए नोट महादेव जी से पहले उनके साथ मिलान कर लेते, मतलब मैच कर लेते, तो शायद तुम्हारी ये गलतियां ही नहीं होती, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि वो दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते थे, मुहावरा एक, यानी कि एकदम हैरान हो जाना भी क्या है बंदा, एक ही बार में इतना परफेक्ट लिखता है। अब वो बोल रहे हैं कि लुई फिशर और गुंथर के समान ये दो बंदों के नाम आए हैं जो कि कह रहे हैं कि धुरंधर लेखक हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। वो भी लेखक ऐसे थे जो अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करते थे, मतलब वो बहुत अच्छे लेखक हैं, उनसे भी अच्छे महादेव जी थे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर वो उनके साथ मिलान जब करते थे भी, उनसे सुधारे बिना अगर वो गांधी जी से पहले ही चले जाते थे ना, तो उनको ऐसे डर सा बना रहता था कि शायद कोई ना कोई गलती निकल आएगी, तो गांधी जी से मिलवाने से पहले वो महादेव जी के टिप्पणियों से उसको अपना करेक्शन पहले ही निकाल लेते थे। समझ में आया कितना बढ़िया लिखते थे वो। अब बच्चे वो कह रहे हैं कि साहित्यिक पुस्तकों की तरह महादेव, मतलब उनको साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का तो शौक था ही था, लेकिन वो साथ साथ राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, उन दिनों तो वैसे भी इस चीज की खबर रखना जरूरी होता था, देश आजाद भी नहीं हुआ था हमारा, जो भी घटनाएं होती थी अद्यतन यानी कि आज तक, उस समय की बात हो रही है, आज तक जो भी जानकारी वाली पुस्तकें होती थी वो हर पुस्तक को पढ़ते थे, मतलब उनको नॉलेज बहुत थी। आप ये समझ लीजिए करंट अफेयर्स की किताबें वो बहुत पढ़ते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की जितनी भी ताजी से ताजी जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड गतिविधियां हो रही थी, कहाँ क्या हो रहा है, जो भी चर्चा होती थी, सब उनके पास, जो भी जानकारी चाहिए आप उनके साथ से ले सकते थे, सब अवेलेबल था उनके पास। फिर वो कह रहे हैं कि सभाओं में, कमेटियों में या फिर दौड़ती हुई रेलगाड़ियों में, डब्बों के ऊपर बर्थ पर बैठकर, मीन्स वो कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं भी सफर कर रहे हैं, भले ही वो चर्चाओं में बैठे हैं, क्योंकि उनका काम तो यही था गांधी जी के साथ साथ रहना, उनकी सब नोट करना, तो वो कहीं पर भी बैठते थे, इवन की ट्रेन के डब्बे में भी बैठते थे तो वो अपने ऊपर की सीट पर जाकर, बर्थ पर जाकर बैठ जाते थे, और उनके जो झोले में, उनके बैग में जो भी किताबों से ठूस ठूस कर भरा हुआ होता था, उसमें से वो ताजे ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं या पत्र, पुस्तकें सब वो पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनका काम क्या था, उनको हर हफ्ते यंग इंडिया और नव जीवन के लिए लेख भी तैयार करना होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा भी समय अपना बर्बाद करते ही नहीं थे, जहां जाते अपनी किताब या जो भी है अपना लिखना स्टार्ट कर देते थे। और जितनी भी उनकी चलने वाली यात्राएं थी, हर स्टेशन पर, जैसे ही वो स्टेशन पर उतरेंगे तो वहां लोगों की भीड़ तो जमा हो ही जाती थी ना गांधी जी से मिलने के लिए, तो जनता के जितने भी विशाल समुदाय थे, मुलाकातें थी या जो भी भीड़ इकट्ठी वहां होती थी, जो भी चर्चा होती, बातचीत होती, सबको वो
अपने लेख में लिखते रहते थे, क्योंकि उनको सब ब्यौरा आगे देना होता था। अब वो कह रहे हैं कि वो खुद कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, जो भी उनके पर्सनल जो भी काम है वो कब करते हैं, किसी को पता ही नहीं था कि वो कब करते थे। वो 4 घंटे के काम को 1 घंटे में खत्म कर देते थे। उनका काम तो सारा यही था, लिखने वाला। अब वो कह रहे हैं कि जब वो काम में लगे होते थे ना, उन्हें नहीं पता होता था कि कब दिन है और कब रात है। उन्हें अपना काम करना है, मतलब करना है। इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे वो अपने काम के लिए। वो कह रहे हैं कि सूत के बारे में तो सबको पता ही है ना, धागा होता है जो गांधी जी चरखा चलाते थे। तो वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा व्यवस्थिता, मतलब कि बिजीनेस के बाद भी वो सूत काटना नहीं भूलते थे। सूत यानी कि धागा बनाना चरखे से, ठीक है। वो ये इतने सारे काम करने के बाद भी, लिखना पढ़ने के बाद भी वो सूत जरूर काटते थे, और वो सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। समझ में आया? वो कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान हैं, आपको देखने को मिलेंगे। वहां लंबे लंबे मैदान हैं। गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी, मतलब हम गंगा नदियां या जो भी नदियां हैं उनके हम उपकारी हैं, वो जो हमें पानी दे रही हैं। सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं, यानी कि वहां पर जितना भी आपको गाद दिखाई देगा उन मैदानों में, नदियों के किनारे एक तरह से कीचड़ दिखाई देगा। यस, तो आप 100 कोस चल लीजिए, मतलब कितने ही कोस आप क्रॉस कर लें, तो वहां पर रास्ते में सुपारी को फोड़ने के लिए एक छोटा पत्थर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वहां पर इतने जो लंबे मैदान है वहां ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो कह रहे हैं सेम ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो महादेव जी थे ना, उनके संपर्क में जो कोई भी बंदा आता था, मीन्स उनकी संगत में जो भी बंदा आता था, वो किसी को भी ठेस, यानी कि दिल चुभाने वाली, किसी को भी ठेस लग जाए ऐसी बात, या ठोकर लग जाए ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। मतलब कि वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड नेचर वाले पर्सन थे। खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी, यानी कि उन्होंने कभी गलती से भी ऐसी बात भी नहीं की थी कि इंसान को हल्की सी भी लग जाए। बड़ी बड़ी बात तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी जो प्रतिभा थी बड़ी ही स्वच्छ थी, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो शुक्र तारा होता है वो चंद्रमा के पास रहता है ना, और चंद्रमा क्या होता है, चांदनी बिखेरता है, ठंडक प्रदान करता है। तो वो कह रहे हैं कि उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चंद्र और शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती थी, मीन्स जो भी महादेव जी के संपर्क में आता, एक तरह से वो क्या होता, वो भी वैसा ही बन जाता, उनकी जैसा ही बन जाता, साफ और स्वच्छ बन जाता था। ठीक, उनको भी शांति मिलती थी, और उनसे लोग इतने इंस्पायर हो जाते थे, वो उनमें सरोबार होने वाले, मीन्स वो उनसे इतने इम्प्रेस्ड हो गए हैं उनकी इस प्रतिभा से, उनकी इस मोहिनी सी मतलब प्रतिभा को देख करके। तो उनके ऊपर से भी उनका नशा उतरता ही नहीं था काफी दिन तक। मतलब वो भी चाहते थे कि बड़े अच्छे पर्सन है, काश हम भी ऐसे होते, ऐसी उनकी मतलब छवि थी। अब वो कह रहे कि महादेव जी का पूरा जीवन, उनका सारा काम काज जो भी था वो गांधी जी के काम करने में ही लगा गया। ठीक है, मतलब वो ऐसे हो गए थे कि गांधी जी के अंदर दोनों एक तरह से गुथ गए थे, उनके साए से बन गए थे वो। और गांधी जी से अलग होना तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि उनका हर चीज लेखा जोखा उन्होंने ही तैयार करना था। तो इस तरह से इतनी सारी अनवरत मतलब होता है लगातार, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी, मतलब इतना बिजी होने के बाद भी कोई कैसी कल्पना कर सकता है कि वो अपने कोई दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दे, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट कहाँ था, साहित्यिक रचनाओं में भी उनका इंटरेस्ट था, हमने पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं कि फिर भी इतनी बिजी होने के बाद भी लाइफ को वो कभी कभी थोड़ा समय निकाल करके अपनी एक पर्सनल डायरी के अंदर कुछ लिखा करते थे, जिसकी अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आपको आज भी मिल जाएंगी, मौजूद है। वो कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कि आपको मिल सकती है। वो कह रहे हैं कि वो प्रथम श्रेणी के शिष्ट यानी कि जिसके अंदर शिष्टाचार भरा पड़ा है, फर्स्ट नंबर का, एकदम उच्च लेवल का उनके अंदर शिष्टाचार था, सम्मान देने की जो भावना है। संस्कार संपन्न भाषा, मतलब जो भी लिखते थे कभी भी किसी को दिल दुखाने वाली बात ना लिखते थे ना कहते थे, संस्कारों वाली भाषा थी। मनोहारी लेखन शैली, मीन्स उनका जो लिखने का जो शैली था, तरीका जो था, वो मन को हरने वाला था, इंसान का दिल चुरा लेने वाली। तो ये सब महादेव जी को
ऐसा लगता है कि ईश्वरीय देन है, भगवान ने जैसे कि देकर भेजा है। और जब गांधी जी के पास वो पहुंचे थे तो उसके बाद वो जो भी उस समय आंदोलन चल रहे थे, ब्रिटिश सरकारों से लड़ाइयां चल रही थी, घमासान जो भी था, उन सब की चर्चाओं के मतलब इतना सब लिखने के बाद भी वो कभी भी साहित्यिक गतिविधियों के लिए अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने, गांधी जी की एक आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। मतलब इतनी लाइफ बिजी होने के बाद भी उन्होंने अलग से थोड़ा समय निकाला और ये किया। और फिर ये जो उन्होंने अनुवाद किया, जो कि नवजीवन में, जो न्यूज़पेपर हम बात कर रहे थे, यंग इंडिया और नवजीवन, दो पेपर की, तो नवजीवन के अंदर वो पब्लिश हुआ मूल गुजराती की तरह। वो मूल गुजराती पेपर होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर ही वो प्रकाशित हो रहा था, जो और हर हफ्ते यंग इंडिया में भी छापा जाता रहा और बाद में उसकी एक पुस्तक छापी गई, ठीक। और उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में पब्लिश हुए थे। बच्चे, संस्करण का मतलब होता है कॉपी, मतलब अभी एक कॉपी बनाना, फिर उसकी नेक्स्ट पब्लिश करके एक और कॉपी सेम बुक की मतलब अनेक संस्करण हुए, यानी कि वन टाइम में अगर मान लो उन्होंने 100 किताबें निकाली तो उनको दोबारा पब्लिश करनी पड़ी, फिर दोबारा करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया भर में ये किताबें बिकी थी उनकी। क्लियर बात बच्चे? 1934 और 35 की है, जब गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में गए थे। वर्धा एक जगह का नाम है। और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक से मगनवाड़ी से चलकर से गांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे वो जा बैठे थे। कोई रीजन होगा, वहां पर लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो जब वो वहां पर रह रहे थे पेड़ के नीचे, तब वहां पर एक या दो झोपड़ियां बनाई गई रहने के पर्पज से, लेकिन धीरे धीरे वहां पर मकान भी तैयार होने लगे क्योंकि लोग बसना शुरू हो गए थे। तब महादेव भाई, दुर्गा बहन और नारायण जी मगनवाड़ी में ही रहते थे। और वहीं से वर्धा की असहाय गर्मी में, मतलब गर्मी उस समय बहुत ज्यादा पड़ रही थी, हर रोज सुबह पैदल चलकर वो सेवाग्राम जाते थे और दिन भर वहां सेवाग्राम में काम करते थे और फिर पैदल चलकर जाते थे। यानी कि वो सुबह गर्मी में इंसान जब पैदल आ रहा है, भले ही शाम को जा रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद भी गर्मी में काम कर रहा है। तो ये जो सिलसिला था उनका लगभग रोज का 11 मील का था। 11 मील यानी कि आप ये समझ लीजिए, यस, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए काफी सारा 17-18 किलोमीटर लगभग होता था उनका, रोज की पैदल चलने की यात्रा हो जाती थी। और ये जो सिलसिला था रोज रोज का, उनका काफी दिनों तक चला था। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल यानी कि जो बैड इफेक्ट आया वो ये आया कि उनकी जो अकाल मृत्यु हुई थी उसमें से एक रीजन ये माना जा सकता है, क्योंकि वो काफी पैदल चलते थे, उतना खान पान नहीं था, डाइट भी होनी चाहिए ना, लेकिन काम ज्यादा कर रहे हैं और खान पीन इतना नहीं होगा। आई थिंक शायद उनकी मृत्यु में से एक रीजन हो सकता है। तो इस मौत का जो घाव था गांधी जी के दिल पर काफी गहरा असर पड़ा था और वो जीते जी इसको भूल नहीं पाए थे, क्योंकि उनको लगा था कि शायद कहीं ना कहीं भी वो बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में चले गए। तो वे भर्तृहरि एक पर्सन था जिसकी कुछ लाइन, भजन लिखा करते थे, उनकी एक लाइन थी भजन की जो हमेशा गुनगुनाया करते थे गांधी जी, ए रे जखम जोगे नहीं जशे। इन लाइनों का मतलब है कि ये जो घाव है कभी भी योग से भरेगा नहीं। मतलब कि जो गांधी जी के मन में उनके प्रति जो उनकी डेथ हो गई थी, जो घाव हुआ था, वो योग करके भी भरेगा नहीं, मेडिटेशन से भी उसे भूल नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद कुछ सालों तक प्यारेलाल जी उनके साथ रहे थे महादेव जी के बाद। तो जब भी वो अपना प्यारेलाल जी से कुछ भी कहते थे, उन्हें बुलाते थे, कोई काम कहते थे, तो आसानी से उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता था, महादेव। वो उनकी इतने आदी हो चुके थे, वो उन्हें भूला नहीं पाए थे, इसीलिए प्यारेलाल जी को भी वो महादेव कह दिया करते थे। चैप्टर बच्चे खत्म हो गया, पूरे क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।